हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इन टुडेज सेशन मैं आप सभी के साथ प्लेजरिज्म इन रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में सिखाऊंगी। प्लेजरिज्म ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ये बहुत ही एथिकल कंसिडरेशन है विद इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड प्लेजरिज्म को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। दैट्स वाई प्लेजरिज्म के ऊपर आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट में पूछे जाते हैं एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। सो प्लेजरिज्म का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसका इम्पोर्टेंस, प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है एंड रिलेवेंट एमसीक्यूज़ है वो मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। दैट्स वाई आपको ये सेशन एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू प्लेजरिज्म एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट इस बेगिन विद दिस सेशन। सो आप सभी को तो पता है एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर, जिस टेस्ट को सभी को देना है। एंड इस टेस्ट में आपको 50% एमसीक्यूज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड आप सभी को 50% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, तब भी आप पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट एट एएमयू। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है विच इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ओके, one is, which one of the following is not used for checking plagiarism? Now इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आप plagiarism को चेक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो? So whether it is Turnitin, whether it is Latex, whether it is Authenticate और whether it is Urkund. So students, plagiarism का मतलब होता है कि किसी और का काम या फिर किसी और की आइडिया आप लोग आपके रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, मतलब आप उसको उसका क्रेडिट भी नहीं देते हो, यानी कि आप उसके रेफरेंसेस के लिए साइट भी नहीं करते हो। सो स्टूडेंट्स, जो प्लाजियारिज्म टूल्स है वो है टर्निटिन, देन उरकुंड इज वन ऑफ द प्लाजियारिज्म चेकिंग टूल, एज वेल ऑथेंटिकेट है, देन डुप्लीचेकर is again one of the plagiarism checking software, and as well Grammarly is one of them, but Grammarly में आप purely plagiarism को check नहीं करते हो, but somehow in some cases आप check कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसमें से जो टर्निटीन है, सो टर्निटीन को काफ़ी सारे एक्सेसेस होते हैं टू द मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट डेटाबेसेस एंड इट मेक्स यूज ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग प्लाजियारिज्म डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली टर्निटीन ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है एंड टर्निटीन ये अपने लाइसेंसेस काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को एंड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को भी परचेस के लिए देता है, यानी कि वो सेल करता है बेसिकली। सो टर्निटीन इज़ वन ऑफ द प्लाजियारिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर।
देन आइथेंटिकेट, सो आइथेंटिकेट ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्योरली स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज वेल फैकल्टी भी इस्तेमाल करती है, मतलब जैसे कि इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे फैकल्टीज़ होती है वो भी इस्तेमाल करती है, एंड इन सभी के लिए आइथेंटिकेट एक फ्री एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको पेपर्स या फिर प्रपोजल्स चेक करने हैं बिफोर सबमिशन टू द एनी पब्लिकेशन फील्ड, देन उसके पहले आइथेंटिकेट की मदद से आप पेपर्स एंड प्रपोजल्स को प्लेजरिज्म के लिए चेकिंग कर सकते हो। देन उरकुंड, सो उरकुंड इज द प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर, एंड इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है ताकि ऑल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स इसको यूज कर सके फॉर द प्लेजरिज्म डिटेक्शन। ओके, एंड एज वेल इट इज मैनेज्ड बाय इनफ्लिबनेट। ओके, इनफ्लिबनेट। That's why students, the correct answer to this question is 2, that is latex, because latex ये कोई plagiarism checking software नहीं है। Okay, now students, the next question is question 2. A text taken from a source is placed in a research report without providing reference is called as. Now अगर आपने किसी और जगह से टेक्स्ट को लिया है एंड उसको आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है या फिर टेस्ट किया है एंड फिर भी आप उसको रेफरेंसेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, देन उस चीज़ को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म और पॉपुलरिज्म और परफेक्शनिज्म और पोस्ट रेफरेंसिज्म। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, इसे प्लाजियारिज्म कहा जाता है। ओके, सो प्लाजियारिज्म का मतलब होता है कि किसी और सोर्स से अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप उसको पेस्ट करते हो एंड पेस्ट करने के बाद अगर आप उसका रेफरेंस भी प्रोवाइड नहीं करते हो और पर्टिकुलर सोर्स को अगर आप क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करते हो, देन उसे प्लाजियारिज्म कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट उसी के साथ वो आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे MCQs कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं। ओके, which one of the following is not considered as plagiarism? Now इनमें से कौन सी सिचुएशन और इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे आप प्लाजियारिज्म कंसिडर नहीं करोगे? ओके, मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ अनदर एंड मिस रिप्रेजेंट इट एज योर ओन। ओके, यानी कि आपने दूसरे किसी ऑथर का वर्क इस्तेमाल किया है एंड उसको आपने मिस रिप्रेजेंट भी किया है कि ये आप ही का है। ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अनदर विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स, आपने किसी और दूसरे सोर्स से कंटेंट को ले रखा है इन योर रिसर्च रिपोर्ट एंड उसके बाद आपने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है। पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, सो जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है ऑथर का, ओके, उसको आपने वैसे ही वैसे ले लिया है, बट आपने बहुत क्लोजली उसको पैराफ्रेज किया है। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंसेस को एडिट करना और वर्ड्स को अदला बदल करना। ओके, बट उसकी अदला बदली अगर ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ बहुत सिमिलर होती है, देन उसे पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम अनदर वर्क एंड अडॉप्टिंग इट विथ ड्यू एक्नॉलेजमेंट, मतलब अगर आपने दूसरे किसी सोर्स से वर्क को और टेक्स्ट को कॉपी किया है एंड उसे आपने एक्नॉलेज भी किया है। सो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर शुड बी
4 बिकॉज अगर आप किसी और दूसरी जगह से वर्क को कॉपी करते हो एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करते हो एंड उसके बाद अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो यानी कि अगर आप उसको क्रेडिट देते हो देन उसे प्लाजियारिज्म नहीं कहा जाता है। बट बाकी के जो ऑप्शंस है फ्रॉम 1 to 3 इन सभी को प्लाजियारिज्म कहा जाता है। ओके, पैराफ्रेजिंग को भी प्लाजियारिज्म कहा जाता है बिकॉज ये किसी और दूसरे ऑथर का आइडिया होता है, आप सिर्फ उसको पैराफ्रेज कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर रहे हो बट आइडिया तो वही रहेगी एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म। ड्रॉइंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट फ्रॉम द work of another without acknowledging the source by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the cases except okay। so आपने किसी और दूसरे सोर्स से या फिर किसी और दूसरे ऑथर का जो वर्क है वो आपने कॉपी कर लिया एंड उसको आपने एक्नॉलेज भी नहीं किया है ओके देन उसे आप क्या कहोगे, प्लाजियारिज्म। सो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस प्लाजियारिज्म के बारे में दिए हैं बट सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें प्लाजियारिज्म हो नहीं सकता। सो हमें वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। सो यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर, reproducing a chart contained in another author's work, when the information describes common knowledge, when the information comes from an email or phone call। So students, the correct answer for this question is 3। अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कॉमन नॉलेज को डिस्क्राइब करती है एंड अगर उस इंफॉर्मेशन को आप कॉपी करते हो एंड पेस्ट करते हो ओके एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो देन इसे प्लाजियारिज्म नहीं कहा जाता है बिकॉज इट्स अ कॉमन इंफॉर्मेशन और इट्स अ कॉमन नॉलेज ओके। सो अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स लेते हो ऑफ द ऑथर एंड बाद में अगर आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो देन ऑब्वियसली इट इज प्लाजियारिज्म। अगर आप चार्ट को वैसे ही कि वैसे लेते हो फ्रॉम द अनदर सोर्स और फ्रॉम द अनदर ऑथर्स वर्क एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो देन दिस इज अगेन द प्लाजियारिज्म। अगर आप किसी और फोन कॉल का इंफॉर्मेशन या फिर ईमेल का इंफॉर्मेशन किसी रिसर्च रिपोर्ट में कॉपी करते हो एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो देन उसे भी प्लाजियारिज्म कहा जाता है बट इट्स अ कॉमन इंफॉर्मेशन और इफ इट्स अ कॉमन नॉलेज देन इन दैट केस प्लाजियारिज्म नहीं होता है ओके। प्लाजियारिज्म इन रिसर्च इज, नाउ रिसर्च में जो प्लाजियारिज्म है वो एग्जैक्टली क्या है, क्रिएटिंग यूज ऑफ प्रीवियस डेटा का क्रिएटिव यूज करना, देन कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब बेईमानी से कॉपी करना एंड उसका इस्तेमाल करना, क्योटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर ओके। सो समवन एल्सेस वर्क को क्योट करना एंड उसको साइट भी करना, साइटिंग का मतलब होता है कि उसको क्रेडिट देना या फिर रेफरेंसेस उसके देना, रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विथ न्यू ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, प्लाजियारिज्म इन रिसर्च इज कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब बेईमानी से कॉपी करना एंड उसका इस्तेमाल करना, इसे प्लाजियारिज्म कहा जाता है। अगर प्रीवियस डेटा को आपने लिया है एंड उसको अगर आपने क्रिएटिवली इस्तेमाल किया है देन ये प्लाजियारिज्म नहीं होता है बिकॉज किसी भी प्रीवियस डेटा के ऊपर क्रिएटिव यूज करना बेसिकली इट्स अ प्रोसेसिंग वे ऑफ द न्यू आइडियाज ओके। इसकी मदद से आप न्यू आइडियाज बना सकते हो, इसकी मदद से आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग कर सकते हो एंड दैट्स वाई ये कोई प्लाजियारिज्म नहीं है। अगेन अगर किसी और दूसरे ऑथर का कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी वर्ड आप क्योट कर रहे हो एंड और किसी और दूसरे ऑथर का क्योटेशन अगर आप वैसे कि वैसे अपने रिसर्च रिपोर्ट में यूज कर रहे हो एंड उसको अगर आप साइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो यानी कि रेफरेंसेस दे रहे हो उसके लिए देन दिस इज अगेन नॉट अ प्लाजियारिज्म बिकॉज यहाँ पे आप उस ऑथर के वर्क को क्रेडिट दे रहे हो राइट एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म। अगेन अगर प्रीवियस डेटा को आपने लिया है एंड उसके ऊपर आपने वर्क भी किया है बट आपके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी नए हैं
ओके, देन दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्लाजियारिज्म, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स नए हैं, यानी कि आपका पर्पस नया है, एंड आपका पर्पस नया है यानी कि आपका स्टडी भी नॉवल है. नॉवल का मतलब होता है कि इट इज न्यू एंड यूनिक. दैट्स व्हाई दिस इज एज वेल नॉट अ प्लाजियारिज्म. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. दिस सॉफ्टवेयर इज अ प्लाजियारिज्म चेकर. नाउ इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक प्लाजियारिज्म चेकर है? सो वेदर इट इज SoundForge, whether it is Grammarly, whether it is Turnitin, whether it is Fast Pencil. So जैसे ही हमने इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि Turnitin is a plagiarism checker software, and that's why your correct answer over here should be Turnitin. Now what is SoundForge? So SoundForge ये एक डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सूट है, एंड इसको मैजिक्स सॉफ्टवेयर ने बनाया है. और बेसिकली दिस इज अ सूट विच इज एक्चुअली गिवन बाय मैजिक्स सॉफ्टवेयर. ओके, मैजिक्स सॉफ्टवेयर GmbH. ओके, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन ओवर 20 ईयर्स. मतलब SoundForge ये ओवर 20 ईयर्स से बना हुआ है, मतलब 20 ईयर्स पहले इसका प्रोडक्शन हुआ था, एंड एक्चुअली दिस इज डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सिस्टम. ओके, इन द मैजिक्स सॉफ्टवेयर. नाउ ग्रामरली, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि ग्रामरली की मदद से आप प्लाजियारिज्म को तो चेक कर ही सकते हो, बट दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ ग्रामरली. सो बेसिकली ग्रामरली की मदद से आप जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं वो विद अ परफेक्ट ग्रामर लिख सकते हो, विद अ परफेक्ट सेंटेंसेस, विद अ परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट वोकैबुलरी से आप लिख सकते हो बाय यूजिंग ग्रामरली. सो अगर आपके लिखने में कोई भी मिस्टेक्स है, सो बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो ये मिस्टेक्स ग्रामरली देखती है, उसको चेक करती है, एंड बाद में सेंटेंसेस करेक्टली रीराइट करती है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ ग्रामरली. नाउ व्हाट इज फास्ट पेंसिल? नाउ फास्ट पेंसिल एक क्लाउड में से एक सॉफ्टवेयर है, and that's why this is a fastest and easiest way to write, publish, sell, print books and e-books anywhere. Okay, so fast pencil की मदद से आप very fastly and very easily किसी भी बुक्स को या फिर ई बुक्स को राइट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एंड एज वेल प्रिंट कर सकते हो. ओके, दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट? नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स के नेम्स दिए हैं और वेबसाइट्स के जो URL होते हैं वो दिए हैं. सो इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो एक प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट है? सो वेदर इट इज go.turnitin.com, www.researchgate.com, www.editorial.elsevier.com, www.grammarly.com. सो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी वही आएगा, बिकॉज वेबसाइट के जो URL होते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो सकते हैं, वो वैसे ही रहेंगे. ओके, दैट्स वाई हियर देखो टर्निटीन है, सो दिस इज द वेबसाइट और दिस इज द URL ऑफ टर्निटीन, एंड दैट्स वाई ये आपका सही आंसर है, बिकॉज दिस इज द प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट, एंड ये बेसिकली टर्निटीन का URL है. नाउ व्हाट इज रिसर्च गेट? सो रिसर्च गेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट, देन एकेडमिक स्टूडेंट्स काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, एंड एज वेल रिसर्च पेपर्स यहाँ पे अपलोड भी करते हैं, एंड काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो हमें परचेस करने पड़ते हैं, एंड काफ़ी सारे हम फ्री एक्सेस भी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट, देन एकेडमिक रिसर्चर्स, देन स्टूडेंट्स बातचीत करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग एनी रिसर्च टॉपिक. सो दिस इज अ whole platform for solely for research, okay, and the research processes. Then now what is editorial.elsevier? So editorial.elsevier, this is the website for editorial, and it is used for manuscript submission for editorial services. So अगर आपको किसी भी प्रकार के manuscript को submit करना है for editing or for the editing services, then ये उसके लिए website है. एंड www.grammarly.com ये ग्रामरली की वेबसाइट है. ओके, दैट्स व्हाई हियर अगेन योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, विच इज फॉर टर्निटीन. डू यू थिंक एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इज यूजेबल फॉर? नाउ हम लोग एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर किस वजह से यूज़ करते हैं और हम किसके लिए बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं? सो फॉर अवॉइडिंग प्लाजियारिज्म और गेटिंग अ कंपैरिजन और सिमिलैरिटी इंडेक्स,
to check the originality of the assignment. Added features like instant feedback to help improve writing. Do not find useful for any of these. So students, किसी भी प्रकार का अगर प्लाजियारिज्म सॉफ्टवेयर है या फिर एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमने देखा टर्निटीन, देन उरकुंड, आइथेंटिकेट, सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिकली सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं. ओके मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का रिसर्च पेपर अगर अपलोड करते हो किसी भी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में या फिर एंटी प्लाजियारिज्म, सो बोथ आर सिमिलर, एंटी प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में, देन वो आपके वर्ड्स जो होते हैं रिसर्च पेपर में से वो सारे वर्ड्स काफ़ी सारे अदर मटेरियल के साथ कंपेयर करते हैं कि उसमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं, मतलब वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में. सो अगर उनको सिमिलैरिटी दिखाई देती है देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लेजरिज्म, मतलब आपने कंटेंट कॉपी किया है. बट अगर उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है देन इसका मतलब है कि आपका रिसर्च पेपर यूनिक है, आपने प्लेजियरिज्म नहीं किया है, आपने कंटेंट कॉपी नहीं किए. सो दिस इज वन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कि आप कंपेयर करते हो सिमिलैरिटीज को, ओके, बिटवीन द रिसर्च पेपर्स एंड अदर मटेरियल्स टू चेक द ओरिजिनलिटी ऑफ द असाइनमेंट. ओके, plagiarism where the writer changes a few words in the original text of another is known as. So now इनमें से कौन सा plagiarism का टाइप ऐसा है जिसमें राइटर few words को चेंज करता है from the original text of another. So उसे क्या कहा जाता है? So whether it is direct copying, whether it is word switch, whether it is paraphrasing, whether it is none of these. सो स्टूडेंट्स, प्लाजियारिज्म के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉपिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लाजियारिज्म. सो जैसे कि ये वर्ड है डायरेक्ट कॉपिंग. सो डायरेक्ट कॉपिंग में कोई भी राइटर वैसा ही कि वैसा सारा टेक्स्ट या फिर सारा रिसर्च पेपर वैसा ही कि वैसा डायरेक्टली कॉपी करके अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करता है एंड उसको एक्नॉलेज भी नहीं करता है. सो डायरेक्ट कॉपिंग का मतलब होता है कि होल रिसर्च पेपर को वैसे ही कॉपी करना, या फिर उसमें से कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं या फिर कई सारे टेक्स्ट्स होते हैं उनको वैसे ही कॉपी करना एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करना. सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कॉपिंग. नाउ व्हाट इज वर्ड स्विच? वर्ड स्विच का मतलब होता है कि फ्यू वर्ड्स को आप चेंज करते हो फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड उसको चेंज करने के बाद अपने रिसर्च रिपोर्ट में आप उसको पेस्ट करते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो. देखो आपने यहाँ पे वर्ड्स को तो चेंज कर लिया बट आइडिया तो वैसे कि वैसा ही रहता है. मतलब आइडिया जो है वो आपका खुद का है नहीं, आपने किसी और दूसरे ऑथर का आइडिया इस्तेमाल किया है, दो आपने वर्ड्स चेंज किए बट ये आपका आइडिया नहीं है एंड दैट्स व्हाई उस आइडिया को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए. एंड अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते हो देन दिस इज कॉल्ड एज प्लेजियरिज्म. सो that's why here your correct answer should be 2 because अगर आप few words को change करते हो in the original text of another then उसे word switch कहा जाता है. Okay, now what is paraphrasing? Again paraphrasing is similar to word switch but word switch में आप few words को change करते हो but paraphrasing में काफ़ी सारे words को change किया जाता है and sentences को भी change किया जाता है. मतलब sentence का जो pattern होता है उसे भी change किया जाता है and paraphrasing में वो paragraph को change किया जाता है. बट दो अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हो जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स को चेंज किया जाता है, सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है बट स्टिल आइडिया तो वही रहती है एंड दैट्स व्हाई यू आर स्टीलिंग अदर ऑथर्स आइडिया एंड आप स्टील भी करते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन द टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन बेसिकली योर करेक्ट आंसर इज 2. ओके, एंड इसके भी अलावा काफ़ी सारे प्लेजियरिज्म के टाइप्स है जैसे कि इनडायरेक्ट प्लेजियरिज्म है, अनइंटेंशनल प्लेजियरिज्म है. ओके, देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन प्लेजियरिज्म ड्यू टू. ना प्लेजियरिज्म में बहुत बड़ा अभी राइज है, मतलब प्लेजियरिज्म आजकल बहुत बड़ा हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है कि एवरीडे एवरीवन यूजेस इट और डज इट. सो ओके, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? ओके, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ
इंक्रीज इन पब्लिकेशन ग्रोथ, बिकॉज पब्लिकेशन ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से, या फिर इंक्रीज इन एनरोलमेंट फॉर रिसर्च वर्क, बिकॉज रिसर्च वर्क में एनरोलमेंट के लिए भी इंक्रीज हुए हैं, दैट्स वाई, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। सो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आजकल बहुत अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से, या फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च। So students, obviously for this your correct answer should be 3. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.